Hello everyone. First of all, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss the non-rigid rotator. ठीक है, लास्ट वीडियोज़ में हमने रिजिड रोटेटर का देख लिया था, रोटेशनल एनर्जी देख लिया था, स्पेक्ट्रम देख लिया था, इंटेंसिटीज़ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो ऑल थिंग्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियोज़ देख ली होंगी। ऑलमोस्ट 5 वीडियोज़ कवर हो चुकी हैं। ये लास्ट वीडियोज़ होगी आपकी रोटेशनल की, देन हम वाइब्रेशनल को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है कि नॉन रिजिड रोटेटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसमें हमने देख लेते जैसे बॉन्ड लेंथ हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा आपने देख लिया होगा, एप्लीकेशंस थी दो। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जैसे सेपरेशन दो लाइंस के बीच में, बी की वैल्यू तो हमने देख ली थी कि वो डिक्रीज हो रही है अगर आप जे की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। और जे की वैल्यू वैसे बॉन्ड लेंथ के साथ इंक्रीज होती है। तो ये हमारा जम्पसन था जब रिजिड बॉन्ड ले लिया था आपने अप्रोक्सीमेशन में, मीन्स जितने भी बॉन्ड है वो इलास्टिक हैं किसी थोड़ी से एक्सटेंट तक। बॉन्ड लेंथ की वैल्यू जब आपकी इंक्रीज हो रही है जे की वैल्यू के इंक्रीज होने से, ठीक है, जैसे जे की वैल्यू 1 2 3 ऐसे इंक्रीज, तो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू भी इंक्रीज। तो हम देख रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है ना रोटेशन की वो भी बढ़ रही है कि जब आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये आपको पता है एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, एक फूगल सेंट्रीपिटल जो सेंटर की तरफ, फूगल अपोजिट, जब एटम मूव करते हैं। तो बॉन्ड डिस्टेंस हम देख रहे हैं कि एटम में बढ़ रही है जे की वैल्यू। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बिहेव नहीं कर रहे रिजिड रोटेटर, मींस अगर आपका रिजिड रोटेटर मींस फिक्स है वहाँ पे डिस्टेंस कोई चेंज नहीं हो रहा, बट हम क्या अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे नॉन रिजिड रोटेटर, ठीक है, रिजिड नहीं है, वो फिक्स नहीं है एक जगह पे, वो चेंज हो रही है वैल्यू, बॉन्ड डिस्टेंस की वैल्यू है ना, वो इंक्रीज हो या डिक्रीज, वो हम पॉइंट देखेंगे जे की वैल्यू के साथ में। तो सिंपल हम यहाँ पे जैसे हमारे रोटेशनल एनर्जी की वैल्यू देखे थे, रोटेशनल एनर्जी नॉन रिजिड के लिए हम कहते हैं, सिंपल रिजिड के लिए क्या थी हमारे पास एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आपका आई, और क्या क्या था जे इंटू जे प्लस 1, ये हमने देखा था रिजिड रोटेटर के लिए था, ठीक है। अब नॉन रिजिड के लिए यहाँ पे एक पैरामीटर आ जाता है आपका, इसकी वैल्यू होती है, वो आपको लर्न करनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू होती है H4/32 पाई 4 आई स्क्वेयर आर स्क्वेयर के इंटू जे प्लस 1 का होल स्क्वेयर। यूनिट आपको पता है एनर्जी की जूल्स में ही होती है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये टोटल एनर्जी है किसकी, नॉन रिजिड की। अगर आपको ये बार निकालना है तो हमने बताया था एनर्जी को आप एच सी से डिवाइड कर दो, जैसे फ्रीक्वेंसी के लिए करते हैं ना वैसे। तो इसको हम एच सी से डिवाइड करेंगे इस वाले टर्म को, तो क्या आ जाएगा, चे एक एच कट जाएगा नीचे पे, तो ये हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर आई इंटू में क्या आ गया जे इंटू जे प्लस 1 माइनस में एच, एक एच कैंसिल हो गया तो यहाँ पे कितना गया 3 इंटू 32 पाई 4 आई स्क्वेयर आर स्क्वेयर के सी इंटू में जे स्क्वेयर इंटू में जे प्लस 1 का स्क्वेयर सेंटीमीटर इनवर्स। तो हम इसको बोलेंगे ये जो बार है आपका, ये बी है कांस्टेंट आपका, H/8 पाई स्क्वायर आई से हमने बता दिया था, रोटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं हम इसको। तो इसको हम लिखेंगे बी जे इंटू जे प्लस 1 माइनस में डी, यहाँ पे जे स्क्वेयर, ये डी वाला पैरामीटर उसको हम बताएंगे आगे, इंटू जे प्लस में 1 का होल स्क्वेयर। यूनिट अब सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है कि वेव नंबर की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर की एक्सप्रेस, इसलिए हमने अच्छे से डिवाइड किया, तो ये वेव नंबर की टर्म में हो गया, इसकी यूनिट सेंटीमीटर। जो यहाँ पे बी है आपका रोटेशनल कांस्टेंट है, जिसको हम पहले से डिफाइन करते हैं, या आप इसको सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोरेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको हम सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोरेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, या सिंपल आप इसको जो हमने बता दिया आपको रोटेशनल कांस्टेंट। और जो डी है हमारा वो क्या है, H/32 पाई 4 आई स्क्वायर आर सी। यहाँ पे जो के होता है ना वो फोर्स कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये हम पैरामीटर यूज़ किया है नॉन रिजिड के लिए, जब वो मूव कर रहा है ना, रिजिड नहीं है, वो फिक्स नहीं है, रोटेशन हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है। के फोर्स कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू आपकी 4 पाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर म्यू होती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ना ट्रांजिशन रोटेशनल आपके वेरी कर रही हैं जे से आपके जे प्लस 1 तक, नॉन रिजिड जब आपका टेक प्लेस कर रहे हैं। अगर आप वेव नंबर में देख रहे हो आप, या स्पेक्ट्रल लाइन फ्रीक्वेंसी की टर्म में, तब आप कैसे देख लोगे, डेल वी बार यह हो जाएगा जे प्लस 1 से किस में चेंज हो रहा है, टोटल चेंज निकालोगे तो एक जो एक्स्ट्रा है जे प्लस 1 से जे में, तो कितना हो जाएगा, इसी में चेंज कर लोगे आप, जे को रिप्लेस कर दोगे जे प्लस 1 में, तो क्या आ जाएगा बी, जे को जे प्लस 1, जे प्लस 1 से क्या हो जाएगा जे प्लस 2 माइनस में डी। अब इसको जे स्क्वेयर था, इसको क्या रिप्लेस कर देंगे हम, जे प्लस 1 का होल स्क्वेयर, ये हो जाएगा जे प्लस 2 का होल स्क्वेयर, माइनस में ये वाली टर्म कैंसिल कर दोगे, तो जे इंटू जे प्लस 1 माइनस डी जे स्क्वेयर इंटू जे प्लस 1 का होल स्क्वेयर, ठीक है। अब जब इसको सोल्व करोगे आप,
जो भी टर्म मल्टीप्लाई करके स्क्वेयर करें, तब इसका टोटल आएगा आपकी वैल्यू 2 इंटू जे प्लस 1 बी माइनस में 2d जे प्लस 1 का होल स्क्वेयर। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जो जे की वैल्यू इंक्रीज होती है ना, तब ये वाला फैक्टर आपका वैल्यू डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब जो डेल बी बार देखा हमने वो घट रहा है अगर आप जे की वैल्यू को इंक्रीज करोगे। जितना ज़्यादा जे की वैल्यू घटाओगे तो ये घटेगी, तो मीन्स ये वैल्यू कम हो जाएगी ना। अगर मान लो ये वैल्यू आपके कम है, ये ज़्यादा हो गई, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, डिक्रीजमेंट की आएगी। तो वहीं आपका शो कर रहा है कि डेल वी ये है डिक्रीज हो रहा है जब आप जे की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो। ये पैरामीटर कब आया आपका, नॉन रिजिड के लिए। रिजिड रोटेटर था तो ओनली आपके पास यही एनर्जी वाला फैक्टर था, ये वाला नहीं था। नॉन रिजिड के लिए आपको ये इतना लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। फिर जो 9th पॉइंट हम इसमें देखेंगे वो आपका है इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इससे आपका वैसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं मेमोरी बेस। उसमें क्या होगा, आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है। सिंपल हमने देखा कि जे की वैल्यू सेपरेशन से बी के साथ क्या वेरिएशन कर रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि जैसे कोई भी मॉलिक्यूल उसमें एटम है, अगर आप उसको रिप्लेस कर दो आइसोटोप से। आइसोटोप्स का सिंपल मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर आपका सेम रहेगा, मास नंबर में चेंज मिलेगा। जैसे हाइड्रोजन ड्यूटेरियम क्या एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं, ट्राइटोमियम भी आइसोटोप। तो मान लो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो इन दोनों तीनों का सेम ही होगा, बट यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर आप कोई भी एटम है मॉलिक्यूल में, उसको रिप्लेस कर दो उसके आइसोटोप से, ठीक है, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम इसमें देखेंगे। हम जो बी की वैल्यू है, आपका आई की वैल्यू है, कैसे चेंज हो रही है, कौन सी के लिए आपके रोटेशनल कांस्टेंट जो हम देखेंगे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की वैल्यू कम होगी ज़्यादा होगी, उसके बेस पे हम देखेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि जब आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन करते हो, अगर आप आइडेंटिकल ही मॉलिक्यूल को तब तो कोई चेंज नहीं आएगा, सेम ही टाइप का है। तो अगर आप उसकी बॉन्ड लेंथ में कोई भी चेंज नहीं आता आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन में, क्योंकि वहाँ पे जो टोटल मास है, जैसे हम मोमेंट, ये आपको पता है, देखो बी की वैल्यू क्या होती है आपके पास h/8π² IC। अब देखो ये सारी चीज़ तो कांस्टेंट है, चेंज क्या करेगा, इनर्शिया क्या होता है, मास इनटू डिस्टेंस, तो मास ही चेंज होएगा। मीन्स तो आप सिंपल से फंडा ये समझो इसमें से, और कुछ भी नहीं याद। देखो यहाँ पे मान लो आपने इनर्शिया, ये आप देख रहे हो हाइड्रोजन वाले का तो यहाँ कम है। अब सेकंड आप देख रहे हो ड्यूटेरियम वाले का, तो ये वाला चीज़ तो आपको चेंज ही नहीं करनी। चेंज क्या करोगे, इनर्शिया मास इंटू डिस्टेंस वाला। मास यहाँ पे आप ड्यूटेरियम का ले रहे हो, तो आप ये देखो बी की वैल्यू यहाँ से ही आपको सिंपल पता चल रही है। अगर मान लो यहाँ वैल्यू कम है तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, लार्ज आएगी। अगर नीचे वैल्यू ज़्यादा है तो ओवरऑल क्या आएगी, कम। तो मीन्स हाई एटॉमिक नंबर वाले के लिए, एटॉमिक मास बोल सकते हो आपको, हाई एटॉमिक मास वाले के लिए बी की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। अगर वैल्यू ही कम है, मीन्स हाइड्रोजन वाले का कम है इसकी बजाय ड्यूटेरियम से, इसकी वैल्यू कम होगी तो बी की वैल्यू इंक्रीज, क्योंकि तो रिवर्स है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेशियो का, ठीक है। तो आप लेस एटॉमिक नंबर वाले के समझ सकते हो, या लो स्मॉलर इन नंबर है ना उसका वे, तो उसकी जो ये आपसे सेपरेशन पूछ सकते हैं या बी की वैल्यू को कर सकते हैं, तो आप इसके हेल्प से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि कैसे चेंज होगा। क्योंकि आपको पता है कि जब आई की वैल्यू जैसे इंक्रीज हो रही है तो बी की वैल्यू डिक्रीज होएगी, और आई की वैल्यू अब डायरेक्टली है मास की, तो मास इंक्रीज हो रहा है तो बी डिक्रीज हो रहा है। तो इससे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जांपल ले लो, नाइट्रोजन ऑक्साइड का ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो। अब एक तो कार्बन आपका 12 वाला है, एक कार्बन आपका 13 वाला है। अब इनमें से बी का सेपरेशन पूछ लिया आपसे, जैसे हम लेवल बनाते हैं अलग अलग, ये आपने देखो जैसे J0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4, ठीक है। तो ये लेवल तो हो जाएगा 12 CO। अगर 3 वाला 13 वाले के लिए करोगे, मीन्स मास की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ओवरऑल बी की वैल्यू क्या है, ये कम, तो ये इससे कम मिलेगा इसका गैप, ये इसका 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 थोड़ा सा लिटिल बिट, ये इसकी वेव नंबर की जैसी है, इसको आप चेक कर दोगे। ये है आपका 13 CO वाले के लिए, इसकी वैल्यू कम क्यों हुई, आप इस फैक्टर के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि 13 वाले में मास ज़्यादा हो गया तो ओवरऑल बी की वैल्यू डिक्रीज कर गई थोड़ी सी, ठीक है। ये आपके जे की वैल्यू मतलब 0 1 2 3 ऐसे सो वन इंक्रीज हो रही है। तो इससे आपसे पूछे से इसको बी वालों मान लो, बी डैश मान लो कि कौन से के लिए बी किसके लिए ज़्यादा होगा, 12 वाले के लिए, सी ओ बी डैश वाले के लिए कम होगा। वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया फॉर्मूले से, इसे आप आसानी से बता सकते हो। अगर आपका इनका रेशियो ले को स्पेक्ट्रल मतलब लाइंस देख रहे हो, स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच में किसके लिए कम होगी, तो 13 वाले के लिए स्मॉलर हो रही है देन 12 CO वाले के लिए। अगर आपका रेशियो देख रहे हो तो क्या करोगे, बी और बी डैश दोनों को डिवाइड कर दोगे, बी बाई आप बी डैश कर दोगे, तो जो कांस्टेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ओनली आई डैश बाई आई, क्योंकि h/8π² तो कैंसिल हो जाएगा, आई डैश बाई आई ये इन्वर्स है, आई डैश वाला मान ली इसके लिए, तो ये
डायरेक्टली हम म्यू रिड्यूस मास होता है ना, क्योंकि जो म्यू की वैल्यू हमने बताई थी आपको कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1/m1 प्लस m2, तो वही है। तो ये म्यू डैश बाई म्यू है, तो इसकी हेल्प से आप एक्सप्लेन कर सकते हो बी की वैल्यू कौन सी के लिए कम होएगी, कौन सी के लिए आपका डिक्रीज होएगी। ये आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो वीडियोस होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल आपके वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को एग्जिबिट करेंगे। नेक्स्ट हम और को डिस्कस करेंगे उसको डिटेल में। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, और मोर वीडियोस के लिए आप चैनल प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो और अपने जूनियर को भी सजेस्ट कर सकते हो। जो बीएससी सेकेंड ईयर का 3rd और 4th सेम की वीडियोस अवेलेबल हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।